नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड टुनाइट में। मैं हूं आलोक सिंह। बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे कि कैसे अमेरिका दवा कारोबार में नंबर 1 बन रहा है और नुकसान विकासशील देशों को हो रहा है। दिखाएंगे आतंकियों के खिलाफ कैसे सख्ती दिखा रहे हैं नवाज शरीफ, और बात होगी भारत में अलकायदा के पनप रहे खतरे की भी। पर शुरुआत करते हैं 10 मिनट में दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। अमेरिका ने मान लिया है कि ज़कीउर रहमान लखवी मुंबई हमले का कसूरवार है। अमेरिका ने मुंबई हमले में लखवी के शामिल होने के सबूत पाकिस्तान को सौंपे हैं। मुंबई हमले में डेविड कोलमैन हेडली से पूछताछ के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को ये जानकारी दी है। हेडली मुंबई हमले की साजिश रचने के आरोप में अमेरिकी जेल में बंद है। लखवी 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। लखवी के साथ 6 आतंकियों पर मुंबई हमले की साजिश रचने का आरोप है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो अभी इसी सत्र में अपने एक वक्तव्य में सदन में ये भी कहा था कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। पाकिस्तान की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। गिरफ्तारी जरूर उनकी हुई है, लेकिन अभी तक के जो हिंदुस्तान की मांग है कि लखवी को हिंदुस्तान के हवाले किया जाए ताकि उन तमाम चीजों की सही ढंग से जांच हो पाए, तो वो हो नहीं रहा है। 14 मार्च को अमेरिका ने लखवी की रिहाई के आदेश पर सख्त ऐतराज जताया था। 13 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लखवी की रिहाई का आदेश दिया था और फिर 14 मार्च को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गृह विभाग ने हाई कोर्ट के फैसले को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस अपील के बाद लखवी की रिहाई 1 महीने के लिए टाल दी गई थी। पाकिस्तान में आज 12 गुनहगारों को फांसी पर लटका दिया गया। पाकिस्तान में फांसी की सजा पर रोक हटने के बाद पहली बार एक दिन में इतने लोगों को फांसी दी गई है। इन 12 लोगों में आतंकवादी भी थे और हत्या के दोषी भी। फांसी दिए जाने से पहले कुछ दोषियों की उनके परिवार वालों से मुलाकात करवाई गई। हालांकि सरकार के फैसले से परिजन दुखी थे। मैंने सदर साहब से भी माफी मांगी। सदर साहब, मैं अपने बच्चे की तरफ से भीख मांगती हूँ, माफ करती हूँ, मेरे बच्चे को माफी दे दो। 17 दिसंबर को पेशावर स्कूल पर आतंकी हमले के बाद नवाज सरकार ने पाकिस्तान में फांसी पर 2008 से लगी रोक हटा ली थी। इसके बाद से अब तक 40 गुनहगार फांसी पर लटकाए जा चुके हैं। पाकिस्तान की जेलों में अब भी 8000 कैदी हैं, जिन्हें अदालत मौत की सजा सुना चुकी है। इजराइल में आज संसदीय चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। संसदीय चुनाव में मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी लिकुद और विपक्षी नेता इशाक हजरेक की लेबर पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। इजरायली संसद केनेस्टेट के लिए हो रहे चुनाव में नेतन्याहू और हजरेक के अलावा पूर्व न्याय मंत्री तिज़्पी लिवनी और पूर्व संचार मंत्री मोशे कोहलान भी मुकाबले में हैं। इजरायली न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की 20वीं संसद के लिए हो रहे चुनाव में 59 लाख मतदाताओं में से करीब 80% अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इजरायल के सभी पोलिंग बूथों पर वोटिंग स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो रात 10 बजे तक चलेगी। इस बार चुनाव के लिए 10,372 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इजरायल में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और इजरायल की राजनीति में प्रधानमंत्री ही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। यहाँ प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है और बेंजामिन नेतन्याहू देश के 9वें प्रधानमंत्री हैं। सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन यू की तबीयत बिगड़ गई है। ली कुआन इस वक्त इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं। इस बात की जानकारी मंगलवार को सिंगापुर के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई। सिंगापुर के मीडिया से मिल रही खबरों के मुताबिक 91 साल के ली कुआन को एंटीबायोटिक दवाएं दी जा रही हैं और वो लगातार डॉक्टरों की निगरानी में है। ली कुआन को पहली बार 5 फरवरी को निमोनिया की वजह से सिंगापुर जनरल अस्पताल में भर्ती किया गया था और तभी से वहाँ उनका इलाज चल रहा है। सिंगापुर के पीएमओ ने इसके पहले शनिवार को कहा था कि उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि उस समय उनकी हालत स्थिर बनी हुई थी। ली कुआन सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने साल 1965 से लेकर 1990 तक 35 सालों तक देश का नेतृत्व किया। ली कुआन की गिनती एशिया के शक्तिशाली नेता के तौर पर होती है।
और उन्हें आधुनिक सिंगापुर के संस्थापक के तौर पर भी जाना जाता है। म्यांमार के एक बार में बतौर मैनेजर काम करने वाले न्यूजीलैंड के एक नागरिक को धर्म का अपमान करने के मामले में मंगलवार को दोषी पाया गया। आरोप है कि शख्स ने गौतम बुद्ध की तस्वीर का दुरुपयोग किया था। फिलिप ब्लैकवुड को धर्म कानून के उल्लंघन का दोषी ठहराया गया है। ब्लैकवुड ने फेसबुक पर गौतम बुद्ध का एक फोटो शेयर किया था, जिसमें गौतम बुद्ध को डीजे हेडफोन के साथ दिखाया गया है। न्यूज़पेपर न्यूजीलैंड हेराल्ड के मुताबिक न्यूजीलैंड के नागरिक फिलिप ब्लैकवुड समेत म्यांमार के रहने वाले 2 आरोपियों को 2.5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। म्यांमार के दोषी पाए गए दोनों शख्स में से एक बार का मालिक है, जबकि दूसरा बार में मैनेजर था। इस मामले में न्यूजीलैंड के नागरिक ब्लैकवुड को पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था और तभी से वो यंगून की इंसिन जेल में कैद है। हालांकि ब्लैकवुड समेत तीनों दोषियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। मामले में दोषी म्यांमार के दोनों नागरिकों का कहना है कि ब्लैकवुड अकेले ही आपत्तिजनक तस्वीर को पोस्ट करने का जिम्मेदार है, इसलिए दोनों ने अपनी रिहाई की मांग की थी। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी जून में ब्रिटिश सेना को अलविदा कह देंगे। हैरी ने 10 साल तक ब्रिटेन की सेना में सेवाएं दी और अफगानिस्तान में 2 बार युद्ध में मोर्चा भी संभाला। किंगस्टन पैलेस की तरफ से बताया गया है कि 30 साल के पायलट हैरी जून में ब्रिटिश सेना को छोड़ने से पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएंगे। हैरी 4 हफ्ते का वक्त ऑस्ट्रेलियाई सेना के साथ गुजारेंगे और वो अप्रैल और मई में ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। वहीं प्रिंस हैरी ने कहा है कि मिलिट्री सर्विस को छोड़ने का फैसला वास्तव में मुश्किल था। हैरी ने कहा कि वो अपने जीवन में नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं और भविष्य की संभावनाओं को लेकर काफी खुश हैं। हैरी ने कहा कि शाही परिवार की गतिविधियों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को उनका ये फैसला हैरान करेगा, क्योंकि सेना में शामिल होना उनका सपना था और वो अपने सैन्य जीवन से काफी संतुष्ट थे। सेना छोड़ने से पहले हैरी अपने पिता प्रिंस चार्ल्स के साथ 24 और 25 अप्रैल को तुर्की की यात्रा भी करेंगे। हैरी अप्रैल 2006 में सैन्य अधिकारी के तौर पर सेना में शामिल हुए थे और उन्होंने रॉयल सैंडहर्स्ट मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट की डिग्री भी हासिल की है। यमन में हौती विद्रोहियों ने सोमवार को प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को 2 महीने की नजरबंदी के बाद सोमवार को रिहा कर दिया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक यमन के पीएम और उनकी कैबिनेट की रिहाई संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि बेन मोर और बाकी राजनीतिक दलों की तरफ से चलाए गए देशव्यापी अभियान के बाद हो पाई है। यमन के पीएम खालिद बधा ने एक बयान में कहा कि वो अब आजाद हैं और देश विदेश में सफर करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि संविधान उन्हें इस बात की गारंटी देता है। बधा ने कहा कि वो और उनका परिवार जल्द हजारा मौत प्रांत का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि जब हौती विद्रोहियों ने राष्ट्रपति के महल को घेर लिया था, उसके बाद बधा और उनकी कैबिनेट ने 22 जनवरी को राष्ट्रपति मंसूर हादी को इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। राजधानी सना में हौती विद्रोहियों के कब्जे के बाद सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने अपने दूतावास को शिफ्ट कर दिया था, जबकि फरवरी में 1 दर्जन से ज्यादा देशों ने अपने मिशन को बंद कर दिया था। प्रशांत महासागर के द्वीप वनुआतू में शनिवार को आए पैम नाम के तूफान ने भारी तबाही मचाई है। वनुआतू में प्रभावित लोगों के लिए काम कर रही संयुक्त राष्ट्र की टीम के मुताबिक अब तक इस तूफान में 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3000 ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। Priority at the moment is clean water, food relief, temporary shelter. These are the life-sustaining elements that we need to get in place. We need to get them in a hurry. वनुआतू के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और ब्रिटेन से सहायता पहुंचाई जा रही है। हालांकि दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। बिजली और पानी की आपूर्ति भी पूरी तरह ठप है और हवाई रास्तों से लोगों के लिए मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं राहत बचाव दलों का ये भी कहना है कि कैंप के हालात अच्छे नहीं हैं और साफ पानी, भोजन और सफाई की कमी है। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैम तूफान से हुई तबाही को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मदद की पेशकश की है।
ये तस्वीरें आपको दुबई का वो नजारा दिखा रही हैं, जिसकी कल्पना भी अब से पहले संभव नहीं थी। जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो एक ईगल के पीठ पर बंधे कैमरे ने रिकॉर्ड की है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से छोड़े गए दर्शीन नाम के इस इंपीरियल ईगल ने इसके साथ ही एक विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया। इस ईगल ने बुर्ज खलीफा की छत से उड़ान भरकर सबसे ऊंची बर्ड फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया है। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर से छोड़े जाने के 90 सेकंड के भीतर ही इस ईगल ने 2700 फीट नीचे जमीन पर अपने ट्रेनर को ढूंढ लिया। ईगल के पीठ पर बंधे कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीरों से ये साफ है कि शिकारी चिड़िया की आंखें दूरबीन से भी ज्यादा तेज हैं। बुर्ज खलीफा के बराबर में उड़ रहे ईगल के कैमरे में मुश्किल से लाल रंग का स्क्वायर नजर आ रहा है, लेकिन तेज आंखों वाले दर्शीन ने उस लाल स्क्वायर के बीच खड़े अपने ट्रेनर को देख लिया और एक तेज गोता लगाकर सीधे उसके हाथों पर जाकर बैठ गया। असल में फ्रीडम कंजर्वेशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में विलुप्त होने वाले जानवरों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है और इस बाज को भी बड़ी मुश्किल से विलुप्त होने से बचाया गया है। फ्रीडम कंजर्वेशन को उम्मीद है कि दर्शीन नाम का ये बाज अब दुनिया भर के गायब होने वाले जानवरों के लिए बतौर राजदूत काम करेगा। बर्थडे सेलिब्रेशंस तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन ऐसा सेलिब्रेशन नहीं देखा होगा जो 100 साल की जॉर्जना हेवुड ने किया है। जॉर्जना ने अपना 100वां जन्मदिन शार्क्स के साथ मनाया है। जी हाँ, देखिए कैसे वो इस केज में बैठकर पानी के अंदर जाने की तैयारी कर रही हैं। 100 साल की उम्र में जब इंसान को चलने फिरने में भी परेशानी होती है, उस उम्र में जॉर्जना पूरे जोश और जज्बे के साथ पानी में जाकर शार्क्स के साथ तैरना चाहती हैं। जॉर्जना अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को बेहद ही खास बनाना चाहती हैं, इसलिए वो सारे वही काम कर रही हैं जो उन्होंने पहले नहीं किए। इस सेलिब्रेशन के चलते जॉर्जना ने 2 दिन पहले ही स्काई डाइविंग की और सबको हैरत में डाल दिया। केप टाउन में जॉर्जना हेवुड ने जब स्काई डाइविंग की तो हर एक की आंखें फटी रह गईं। जॉर्जना ने 92 साल की उम्र में भी स्काई डाइविंग की थी, लेकिन 8 साल बाद उम्र का शतक लगाने पर यह कारनामा उससे भी कई गुना बड़ी मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका ने मान लिया है कि जकी उर रहमान लखवी मुंबई हमले का कसूरवार है। अमेरिका ने मुंबई हमले में लखवी के शामिल होने के सबूत पाकिस्तान को सौंपे हैं। मुंबई हमले में डेविड कोलमैन हेडली से पूछताछ के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को ये जानकारी दी। हेडली मुंबई हमले की साजिश रचने के आरोप में अमेरिकी जेल में बंद है। लखवी 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। लखवी के साथ 6 आतंकियों पर मुंबई हमले की साजिश रचने का आरोप है। ये है व्हाइट हाउस। अल-कायदा दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठनों में से एक। ये आतंकी संगठन हिंदुस्तान में भी तबाही का मंसूबा पाले बैठा था। ऐसा मंसूबा जो अगर कामयाब हो जाता तो हिंदुस्तान में बड़ी तबाही का सबब बन सकता था। छत्तीसगढ़ में मानव बम, एनआईए की चार्जशीट में खुलासा। जी हां, आतंकी संगठन अल-कायदा छत्तीसगढ़ में आतंकियों का आत्मघाती दस्ता तैयार कर रहा था। देश में तबाही फैलाने के लिए चलते फिरते मानव बम तैयार किए जा रहे थे। यह खुलासा हुआ है एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक चार्जशीट में। बोधगया और पटना ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जो दूसरी चार्जशीट दाखिल की है, उसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने सिमी के जिस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था, वो पूरी तरह से ट्रेनिंग लिया हुआ जिहादी जत्था था। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के द्वारा ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया गया था। उसके बाद उनके द्वारा जो टिप ऑफ दिया गया था रायपुर पुलिस को और एटीएस की टीम संयुक्त रूप से दबिश देके इनको पकड़ा था।
और वहां से जहां जहां पे इनके रेड्स हुए थे, जो इनके ठिकाने थे रायपुर में, बहुत सारा आपत्तिजनक मटेरियल हमें बरामद हुआ था। जो मटेरियल भड़काऊ काम आता था और प्रशिक्षण के काम आता था, सुसाइड बॉम्बर बनाने के काम आता था। पटना और बोधगया ब्लास्ट के बाद सिमी आतंकियों का मॉड्यूल अफगानिस्तान भागने की फिराक में था। इसी बीच रायपुर पुलिस ने सिमी के आतंकी उमेर सिद्दीकी और उसके पूरे नेटवर्क का खुलासा किया था। रायपुर के नूरानी चौक में मौजूद उमेर के घर पर कई संदिग्ध आतंकियों का आना जाना था, जिनमें से खंडवा जेल से फरार आतंकी ब्लैक ब्यूटी उर्फ अब्दुल्ला भी शामिल था। तो ब्लैक ब्यूटी उर्फ अब्दुल्ला उर्फ हैदर और खंडवा जेल से भी ये फरार हो गया था। मध्य प्रदेश पुलिस को भी तलाश थी। फिर नोमान अंसारी एक था, एक फिरोज था, एक मुजीब था, जिनको रांची में भी एनआईए के द्वारा दबिश दी गई थी लेकिन पकड़े नहीं गए। वो भी यहां पे फ्रीक्वेंटली आते थे और उनका पूरे सरगना का जो मुखिया था वो उमेर सिद्दीकी था। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ था कि छत्तीसगढ़ में सिमी का सरगना उमेर पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी गया था। छत्तीसगढ़ के मुस्लिम नौजवान उमेर के निशाने पर थे। मुस्लिम युवकों को जिहाद के लिए तैयार करना और उन्हें अफगानिस्तान ले जाकर अलकायदा में शामिल करवाना उसका मकसद था। उमेर सिद्दीकी बीच में पाकिस्तान भी गया था, अफगानिस्तान भी गया था और इसके दिमाग में जो बातें थी वो थी हिजरत। हिजरत मतलब एक समय बाद जब ये अपने ग्राउंड लेवल पे लोगों को ट्रेनिंग करेगा, रिक्रूट करेगा, फिर इनको ये अफगानिस्तान ले जाता और वहां ले जाकर अलकायदा, तालिबान उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो जिहाद की लड़ाई है, जिसको होली वार ये सब बताते हैं, उसमें ये अपने आप को शरीक करता, अपने जो द्वारा तैयार की हुई टीम को शरीक करके और ये अपना काम करता। बोधगया ब्लास्ट के लिए आतंकियों को अमोनियम नाइट्रेट और सल्फर उमर सिद्दीकी और उसके साथी अजहरुद्दीन कुरैशी ने मुहैया करवाए थे। सिमी का ये मॉड्यूल छत्तीसगढ़ में भी किसी बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था और इस ग्रुप ने उस वक्त अंबिकापुर में नरेंद्र मोदी की रैली से पहले रेकी भी की थी। बोधगया ब्लास्ट और पटना ब्लास्ट दोनों का मास्टर प्लानर वो उमेर सिद्दीकी था। इसके अलावा इनके द्वारा छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार की घटनाएं करने का एक योजना बनाई गई थी, जिसके तहत दाऊद नाम के एक व्यक्ति को इसने सरगुजा, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पे एक सभा लेने आए थे, उसमें रेकी करने के लिए उसको भेजा गया था। लेकिन क्योंकि पुलिस की व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त थी तो ये उसको अंजाम नहीं दे पाए। फिलहाल सिमी का ये पूरा का पूरा मॉड्यूल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जिस तरह से इनकी साजिश और छत्तीसगढ़ में मानव बम तैयार करने के इनके मंसूबे सामने आए हैं वो बेहद खतरनाक हैं। सुरक्षा एजेंसियों को जरूरत और चौकस रहने की है। अर्पित गुप्ता, जी मीडिया, रायपुर। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे सुपर पावर अमेरिका बीमारी और महामारी का खौफ पैदा करके पैसा कमाता है। यह है व्हाइट हाउस, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति का घर और दफ्तर दोनों है। मसला अपने देश से जुड़ा हो या फिर दुनिया के किसी दूसरे देश से, यहां हर मसले पर चर्चा होती है और फिर जरूरत के मुताबिक फैसले लिए जाते हैं, कदम उठाए जाते हैं। लेकिन खुद को सुपर पावर बताने वाले अमेरिका के कुछ फैसले विकासशील देशों पर काफी भारी पड़ते हैं और अमेरिका उससे मोटी रकम कमाता है। पूरा मसला हम आपको बताएंगे कि कैसे स्वाइन फ्लू और इबोला जैसी जानलेवा बीमारियों का डर फैलाकर अमेरिकी दवा कंपनियां मोटा मुनाफा कमाती हैं। खबर है कि बीमारियों का डर दिखाकर, उसके बारे में अफवाहें फैलाकर अमेरिकी दवा कंपनियां खूब पैसा कमाती हैं और यही वजह है कि अब अमेरिका दुनिया भर में दवाओं की सप्लाई करने वाला नंबर 1 देश बन गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स मार्केट सालाना करीब $300 अरब का है, जो अगले 3 सालों में बढ़कर $400 अरब का हो जाने की उम्मीद है। $300 अरब के सालाना कारोबार के 1/3 हिस्से पर दुनिया की 10 बड़ी दवा कंपनियों का कब्जा है। 10 में से हर एक दवा कंपनी सालाना $10 अरब की दवा बेचती है और 30% मुनाफा कमाती है। यानी हर कंपनी को सालाना $3 अरब का शुद्ध मुनाफा होता है।
रिपोर्ट के मुताबिक 10 बड़ी दवा कंपनियों में से 6 अमेरिका की हैं, जबकि 4 यूरोप की। ये कंपनियां दवाओं की मार्केटिंग में दवा को बनाने और उसकी रिसर्च में होने वाले खर्च से 2 गुना खर्च करती हैं। इसलिए संभावना जताई गई है कि आने वाले वक्त में दुनिया में दवा के कारोबार के 85% हिस्से पर अमेरिका, यूरोप और जापान का कब्जा होगा। इन आंकड़ों से साफ है कि कैसे दवा कारोबार में अमेरिका और यूरोप की कंपनियों का दबदबा है और इसका नुकसान विकासशील देशों की कंपनियों को भुगतना पड़ता है। मसलन इबोला और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों के वक्त अमेरिका दवाओं की सप्लाई करता है और सीधा नुकसान भारत की दवा कंपनियों को होता है। इतना ही नहीं, कई बार बीमारी को लेकर तमाम अफवाहें भी फैलाई जाती हैं ताकि दवाओं की बिक्री बढ़ाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।